हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आज बात करूँगा पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस का अपॉर्चुनिज्म पर, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विज़न नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और उसके मुताबिक वो चलते हैं। लिहाजा आज का मामला है अशोक चौहान का, ये महाराष्ट्र, नीतीश जी बिहार और जयंत जी यूपी। अशोक चौहान जिसके ऊपर इतने केसेस थे, सब कुछ थे, और देखिए कांग्रेस के वो सीएम रह चुके हैं, और कांग्रेस और बीजेपी जो है वो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल ही अपोजिट नज़र आती है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ओवरनाइट जो आदमी एक बहुत लिबरल और सेकुलर पार्टी का अपना को नेता कहता है, वो सडनली दूसरे एक्सट्रीम पर चला जाए। हाँ, कांग्रेस का एनसीपी में चला जाए, या प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसमें चला जाए। एनसीपी मीन्स ओल्ड एनसीपी। तो चलिए माना जा सकता है कि भाई वो एक सेकुलर से दूसरे सेकुलर में गए, लेकिन बीजेपी में गए। उधर नीतीश जी थे, नीतीश जी ने 5-7 दफ़े इधर से उधर गए, वो बड़े कामयाबी से धोखाधड़ी करते रहे। बीजेपी में आए तो उन्हें सब बुराइयाँ उन्होंने लालू जी की गिनवाई, फिर लालू जी के साथ आए तो सब उन्होंने बीजेपी की गिनवाई कि बीजेपी मुझे ख़त्म करना चाहती थी, मेरी पार्टी को ख़त्म करना चाहती थी। और अब जो है, जो इस बार वो जो आरजेडी के साथ गवर्नमेंट थी उससे छोड़ करके फिर बीजेपी में के पाले में गए, तो उन पर ये बने नहीं बनना कि उसे जस्टिफाई कर पाए। पहले कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देते थे, उनकी इससे बेहद बदनामी हुई, और वहाँ भी उन्हें अब अंदाज़ा हो गया कि उनका खेल ख़त्म हो जाएगा 24 के इलेक्शन के बाद। उनका दबाव था लालू जी के ऊपर कि असेंबली भंग करके पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन साथ साथ कराए जाएं बिहार में। चूँकि उनके 45 या 43 एमएलएज थे, बीजेपी के बहुत ज़्यादा और आरजेडी के बहुत ज़्यादा, ये थर्ड नंबर पर थे। लेकिन उस वक्त बीजेपी को ब्लैकमेल करके ये सीएम बन गए, और इधर लालू ने उन्हें जब साथ है उन्होंने कहा नहीं, सीएम आप ही रहेंगे। तो पॉलिटिकली वो बिल्कुल बॉटम पे आ गए थे। उन्हें यह ख्याल है कि अगर 24 का इलेक्शन के साथ असेंबली इलेक्शन हुए तो उनकी टैली बढ़ जाएगी और शायद 100 के करीब वो अपने मेंबर्स ले आए, और फिर वो एक पोजीशन ऑफ स्टैंड से बात कर सकें, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के साथ। तो ये उम्मीद लेकर के वो कांग्रेस बीजेपी में गए, उनसे अलायंस किया, और उन पे वो यही दबाव दे रहे हैं कि इसे डिसॉल्व कर दें और इलेक्शन साथ साथ हो जाए। लेकिन मैं इसे समझता हूँ बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बड़े बड़े थिंकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वो इनके झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने लिया ही इसे इसलिए है कि इस पार्टी को ख़त्म करना, जो बच्चे थोड़े बहुत बचेंगे उन्हें डिफेक्ट करा करके बीजेपी से मर्ज करा देंगे। दैट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ बीजेपी। चूँकि बीजेपी जानती है वो सिर्फ अपने बलबूते पे बिहार में नहीं आ सकती, लिहाजा अगर ये इस धोखे में हो कि वो 7 इलेक्शन होगा और ये 100 से ज़्यादा सीट लेकर के फिर डिक्टेट कर पाएंगे बीजेपी को और या आरजेडी को, वो नामुमकिन है। लिहाजा वो बात इनकी मटेरियलाइज होती नज़र नहीं आ रही। इस वक्त बेहद परेशान है,
और मीडिया में खूब चल रहा है कि फिर उनकी अगेन घर वापसी हो सकती है। और यही वजह है कि उन्होंने इस बात को कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर डिनाई भी नहीं किया स्ट्रांगली कि ये आरजेडी से के साथ दोबारा जा सकते हैं, इसे डिनाई नहीं किया। उधर लालू जी ने भी कह दिया कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन इलेक्शन असेंबली का नहीं होगा। तो इस वक्त उन्हें बदनामगी भी हुई, वोट बैंक भी उनका खिसक गया। अभी तक मुसलमान वोट उनसे जुड़ा हुआ था, चूँकि उनका ये कहना था कि मैं बीजेपी के दबाव में नहीं काम करता, मैं सेकुलरिज्म को आगे रख करके काम करता हूँ। लेकिन अब वो मुसलमान भी समझ गया, मुसलमान उनसे जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था वो आरजेडी की तरफ आ गया या कांग्रेस की तरफ आ गया। और कांग्रेस और आरजेडी का एक अलायंस बहुत अच्छा हो भी गया है। तो अब जो इन्होंने ख्वाब देखा था, और रही पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में जो सीट्स हैं शायद 40 के आसपास, बीजेपी इन्हें 1/3 या 1/4 सीट देगी। और वहाँ इनके दुश्मन पासवान के बेटे एंड एटसेट्रा बैठे हुए हैं, दोज हु विल ट्राई देयर बेस्ट कि इनके कैंडिडेट्स हारें। आरजेडी तो है ही है, कांग्रेस तो है ही है। तो 24 के बाद नीतीश जी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये असर होता है उन लोगों का जो अपॉर्चुनिस्ट